नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। मित्रों, हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम लोग 13 नंबर्स के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और देखने का प्रयास किया जाएगा कि क्या प्रश्न किस प्रकार से हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो खासियत क्या है, आपने इन सभी लेक्चर्स को कई और वीडियो के माध्यम से हो सकता देखा हो, तो फिलहाल ये प्रीवियस ईयर 2000 में जो पीजीडी का एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है। विशेष बात यह है कि हम विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं पुस्तकें हैं, जो प्रतियोगी कंपटीशन की जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन बुक्स के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं। कई बार प्रिंटिंग एरर की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और उस वजह से हमें प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम सभी इस बार अपने पढ़ाई को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो अगर जो नए साथी हैं जो अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्र विषय से पूरा पाठ्यक्रम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो जैसा कि डिस्कस हो चुका है कि ये पेपर जो है वो 2000 का है। पीजीटी एग्जाम जो 2000 में हुआ था, उस पेपर के 40 क्वेश्चंस को हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। किसने कहा था, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित शक्तियों के सर्वोत्तम प्रकटीकरण से है। तो दो तीन परिभाषाएं हैं, वो हमें एकदम याद होनी चाहिए। ये परिभाषा हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की है और इसी क्रम में हमें विवेकानंद जी की भी परिभाषा एक बहुत प्रचलित है, उसे भी हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अच्छी बात है। किस मतलब कुल मिलाकर इनके पूछने का मतलब यह है कि किस अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो कोफ्का के, पैवलॉव के, कोहलर के या स्किनर के। तो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उस क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत पुनर्बलन को या रीइंफोर्समेंट को दोबारा कार्य करने की ताकत प्रदान करने वाला, रीइंफोर्समेंट को सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। यहाँ पर कोहलर ने सूझ और अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण कारक माना है। पैवलॉव ने यहाँ पर साहचर्य को, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच इतना बेहतरीन साहचर्य स्थापित हो जाए, इस बात को महत्वपूर्ण माना है। इसी श्रृंखला में स्किनर ने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम निम्नलिखित में से किसका प्रमुख भाव है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न है हमारे दर्शन शास्त्र से, जो हमारी दार्शनिक विचारधारा है जो हम पढ़ते हैं उससे संबंधित ये प्रश्न है। कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से, आदर्शवाद से या यथार्थवाद से। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं और हम सभी जानते हैं कि ये प्रश्न हमारा कहाँ का है। ये हमारा आदर्शवाद का प्रश्न है, सत्यम शिवम और सुंदरम की भावना। ये एक अच्छी डेफिनेशन है यथार्थवाद की, काफी फेमस है, याद रखिएगा, पूछी जा सकती है दोबारा भी। यथार्थवाद इस संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। इस परिभाषा के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है, बटलर हैं, पैट्रिक हैं या रूसो महोदय हैं या स्वामी रामतीर्थ हैं। तो ये परिभाषा किसकी है भाइयों, तो ये परिभाषा है हमारे बटलर महोदय की, ये परिभाषा प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 5th नंबर का। निम्नलिखित में, देखो मैं जहां पर समय देने की आवश्यकता है वहां पर हम लोग समय देंगे, वरना फटाफट चीजों को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम से संबद्ध है। कौन अंतर्दृष्टि, ये सूझ और अंतर्दृष्टि थी आपको, तो कौन है सूझ और अंतर्दृष्टि से, कोहलर है, वाटसन है, थॉर्नडाइक है या फिर पैवलॉव है। तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं सूझ व अंतर्दृष्टि से संबंधित कौन है। तो सूझ व अंतर्दृष्टि से संबंधित है हमारे कोहलर महोदय। ठीक है, कैनेडी द्वीप पर इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। श्री निकेतन विभाग विश्व खोला गया, मतलब किस लिए खोला गया, इनका पूछने का मतलब ये है कि ये किस लिए खोला गया।
तो आप सभी जानते हैं कि विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया। पहले ये किस रूप में था? तो ये आपका टैगोर जी द्वारा लगाया गया। कब? 1901 में इसे शांति निकेतन के रूप में स्थापित किया गया, जो आगे चलकर 1951 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता मिली। इस विश्वविद्यालय में कई डिपार्टमेंट हैं। इन डिपार्टमेंट्स के कई नाम हैं, वही आपसे कई बार पूछ लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है विनय भवन। कौन सा है? विनय भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा श्री निकेतन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा? श्री निकेतन बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्री निकेतन जो पूछा गया, देख लेते हैं श्री निकेतन का संबंध किससे है? महिलाओं को शिक्षित करने से, किसानों को शिक्षित करने से, या फिर लड़कों को शिक्षित करने से, या व्यवसायियों को। तो कई बार बहुत होशियार आदमी जो हमारे साथी हैं, तो ऐसा ना हो श्री मतलब लक्ष्मी जी और पैसा तो व्यवसायी मार दें, तो बिल्कुल नहीं। श्री निकेतन का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और वो है ग्रामीण शिक्षा से संबंधित, या यहाँ पर इसको किसानों को शिक्षित करने से संबंधित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूरदर्शन की शैक्षिक संभावनाएं अत्यधिक हैं। क्यों? क्योंकि यूजीसी के प्रोग्राम दिखाता है, क्योंकि ये रोचक सीरियल दिखाता है। साथ भी कभी बहुत ही पुराना हो गया, अब तो तमाम सारे हो गए, ठीक है, अनुपमा, या रोचक सीरियलों का उपयोग करता है, या दो प्रमुख अभिग्राहकों का उपयोग करता है, और यह कम दाम पर उपलब्ध है। फिलहाल इसकी शैक्षिक संभावनाएं इसलिए अधिक हैं क्योंकि ये अब कम दाम पर उपलब्ध है और सब जगह इसको ये उपलब्ध हो जा रहा है और मिल जा रहा है। भारत में शिक्षा समवर्ती सूची में है। सही बात है, तो क्या दिक्कत है? इसका क्या तात्पर्य? मतलब अगर कोई बात समवर्ती सूची में डाल दी जाएगी तो उससे क्या मतलब निकलेगा? तो कहा गया शिक्षा समवर्ती सूची में है तो राज्य सरकारें कोई भी कदम केंद्र से पूछकर उठाएंगी। अच्छा भाई, शिक्षा को वित्त प्रदान करना संयुक्त दायित्व है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का क्षेत्र विभाजित है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो यहाँ पर इस चक्कर में मत पड़ जाना कि शिक्षा को वित्त प्रदान करना संयुक्त दायित्व है। इस चक्कर में मत पड़ना। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हर बार यही प्रश्न है कि और राज्य समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि वह विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के कानून बना सकें, वही विषय समवर्ती सूची, मतलब जो समवर्ती सूची में है उन विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सह संबंध गुणांक का विस्तार क्या होता है? तो हमारा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में पिछले लेक्चर में भी पूछा जा चुका है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन भी आ चुके हैं। 0 से 1 से, -1 से 1 तक, -1 से ये होगा आपका -1 से +1, ठीक है, और 2 से लेकर 8 तक। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे सहसंबंध गुणांक का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेकर के +1 के बीच में ये इसकी रेंज होती है। इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन एकदम सही होगा। ये वाला हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट लगा हुआ है, देखो यहाँ पर है -1 से लेकर के 1 तक। तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब तो प्लस ही होता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे बी। अगर मान लो ये पॉइंट है, ठीक, अगर यहाँ पर पॉइंट है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? -1 से लेकर 1 तक। तो 1 का मतलब ही हम +1 ही होता है, जहाँ पर प्लस हम लगाते नहीं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, बी को सही करिए आप। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में होने वाले परिवर्तन। तो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, संस्थागत परिवर्तन, कर्मचारियों की योग्यता और अभिवृत्ति में परिवर्तन। तो ये सभी फिलहाल तो सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में ही रखे गए हैं, इसीलिए बहुत दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे और ये सभी हमारा ऑप्शन सही होगा। अब बढ़िया प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न आया है। विश्व भारती का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, बंगाल का मुख्यमंत्री, बंगाल का शिक्षा मंत्री, या बंगाल का राज्यपाल? तो विश्व भारती का सर्वोच्च अधिकारी सिर्फ कुछ ऐसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जिसके उच्च या सर्वोच्च अधिकारी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो विश्व भारती के जो सर्वोच्च अधिकारी है वो जिसके चांसलर हैं वो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वहाँ चला गया अगला प्रश्न, ठीक।
12th नंबर का प्रश्न है हमारा। मध्यांक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य है? मीडियन के बारे में पूछा गया है और मीडियन को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यह प्रसरण की माप है, बिल्कुल नहीं। यह मापक का मध्य बिंदु है, सही बात है। यह विचलनशीलता का संकेतक है, सही है। यह वह बिंदु है जिसके ऊपर या नीचे 50% लोग होते हैं, ये सबसे सही बात है, ये सबसे सही बात है। इसलिए मीडियन के विषय में कौन सबसे सही है, तो ये आपका ये वह बिंदु है जिसके ऊपर या नीचे 50% लोग होते हैं। ठीक, मिड पॉइंट है। मीडियन मतलब मध्य का अंक, मध्यांक मतलब मध्य का अंक। सीखने के 3 प्रमुख नियम सर्वप्रथम किसने दिए? हम सभी जानते हैं सीखने के 3 प्रमुख और गौड़ नियम किसने प्रस्तुत किए हैं? वाटसन ने, स्किनर ने, टोलमैन ने, या फिर ये टोल न लिखो, टॉलमैन कम से कम लिख दो, ठीक है, टॉलमैन, थॉर्नडाइक। तो हम सभी जानते हैं कि सीखने के प्रमुख और गौड़ नियमों का प्रतिपादक हमारे थॉर्नडाइक चाचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? छात्र अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है भैया? इस समय तो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल नहीं है, मोबाइल से पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना। चलो देखते क्या है इसका, देखते। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, शिक्षकों के प्रति आदर का भाव और शिक्षकों से निकटता का अभाव। तो इन सब से ज्यादा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षक और छात्रों के बीच जो गुरु शिष्य संबंध की संकल्पना हमारे वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत की गई थी, अब वो नहीं रह गई है, जिस कारण छात्र जो है वो भी भटकते रहते हैं और गुरु जी भी अपनी स्थिति में प्रसन्न बहुत अधिक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, शिक्षकों की निकटता का अभाव, ये हमारे प्रश्न का विकल्प सही होगा। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वह होता है जो, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय वह होता है जो किसी केंद्रीय स्थान पर स्थित हो। कौन सा केंद्रीय? मतलब ऐसे हिमालय यहाँ पर स्थित हो, एक केंद्रीय स्थान पर अवस्थित हो? नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त होती हो, तो सबको सहायता प्राप्त होती है। संसद के एक्ट द्वारा स्थापित हो या किसी महानगर में अवस्थित हो। तो प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश की जाएगी उसके लिए संसद में एक एक्ट पारित किया जाएगा। अभी आपके लद्दाख में विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई उसके लिए भी आप सभी ने न्यूज में सुना होगा कि संसद में बाकायदा एक्ट पारित करके, कानून पारित करके विश्वविद्यालय स्थापित किए जाते हैं प्रत्येक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, अनुशासन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। शरीर पर नियंत्रण, जैसे उपवास या खाना पीना न खाओ। अच्छा, आप लोग अपने लोगों द्वारा लगाया गया अनुशासन, अनुशासन जो नियमों और कानूनों द्वारा प्रतिपादित नहीं है। अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के फलस्वरूप करता है। बिना वजह का प्रश्न है और इसको हम लोग तुरंत देख करके लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा। अभी ऊपर मैं डिस्कस भी कर चुका हूं कि 2 आदमी, गांधी जी और विवेकानंद जी, एकदम रटे रखो। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, गांधी जी और विवेकानंद जी। तो ये हमारी है एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। मैं भी कम से कम 10 बार ये परिभाषा लेक्चर, मतलब जो ये सीरीज आ रही है उसमें, उस परिभाषा में ये बोल चुका हूँ। ठीक है, तो आपको ये एकदम याद होना चाहिए। पैवलाव के अधिगम सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से, भूल और प्रयत्न से, सिग्नल लर्निंग से या रूल लर्निंग से? तो ऑपरेंट कंडीशनर स्किनर की है, भूल और प्रयत्न थॉर्नडाइक की है, और सिग्नल लर्निंग जो है वो आपकी पैवलाव के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन से अनुदेशनात्मक उद्देश्य का एक अंग है? कौन सा अनुदेशनात्मक उद्देश्य का एक अंग है? ठीक, तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो होता है वो व्यवहारवादियों द्वारा, ठीक है, व्यवहारवादी जो हैं उन स्किनर के सिद्धांत के बाद अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जो बात चली है उस पर है। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर व्यवहार से जरूर रिलेटेड होगा। चलो देखते हैं। ज्ञान जिसे समझाना है, रसास्वादन जिसकी अनुभूति करनी है, कार्य का व्यवहार जिसका प्रदर्शन करना है, जागरूकता या संवेदनशीलता जिसका विकास करना है। तो फिलहाल अनुदेशनात्मक उद्देश्य का एक प्रमुख अंग है
कि हम विद्यार्थी के पूर्व व्यवहार को देखते हैं और उसके बाद हम अंतिम व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा होगा कार्य का व्यवहार जिसका प्रदर्शन करना है, एक इसका विभिन्न अंग पाया होता है। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यह कथन कि भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत अधिक वास्तविक है। भौतिक जगत की अपेक्षा विचार जगत, ठीक है, किसका प्रतिबिंबित करता है क्या? तो आप सभी जान गए होंगे कि भौतिक जगत की अपेक्षा विचार को जो महत्व प्रदान करे, ठीक है, जो इसको महत्व दे, इसको महत्व कम दे, प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी या आदर्शवादी। तो भौतिक जगत की अपेक्षा आदर्शवादी जो विचारधारा है वो विचार जगत को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। इसका अगर उल्टा होता कि वह विचारधारा जो विचार जगत की अपेक्षा पदार्थ जगत को अधिक महत्व देती है, तब आपका उत्तर होता यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट है। त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया है क्यों? संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिए, मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से यही ऑप्शन, कई बार पिछली बार भी यही सही माना गया था, हो सकता है यही फिर भी सही हो। निम्नलिखित में से कौन नगरीकरण का एक प्रमुख अभिशाप है? निम्नलिखित में से नगर मतलब जो लगातार नगरों में लोग नगर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, सिटीज की ओर वो मूव करते चले जा रहे हैं, उससे एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है? तो असुरक्षा, अच्छा भाई, सामाजिक प्रदूषण, बिल्कुल, रोजगार अवसर में कमी, और अगला है जनसंख्या असंतुलन। तो ये एक बड़ी भीषण समस्या आ जा रही है कि जनसंख्या असंतुलन। एक और गाँव में कई बार कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर जो बाहर काम करने वाले लोग हैं वहाँ पर युवा उस गांव में बचते ही नहीं, ठीक, सब कहाँ गए? सब बाहर कमाने गए। तो उस स्थिति में वो बहुत बड़ी मात्रा में पलायन होता है शहरों की ओर, बड़े शहरों की ओर, जिससे जनसंख्या असंतुलन की एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादियों के अनुसार अधिगम किसका परिणाम है? व्यवहारवादियों के अनुसार, है ना, जो हमारे व्यवहारवादी हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, उन पर देखते हैं। तत्काल अंतर्दृष्टि नहीं, पुनर्बलित अभ्यास नहीं, पुनर्बलन और अभिप्रेरण और अभ्यास का। तो किसका परिणाम है ये? तो हमारे जितने भी व्यवहारवादी हैं, वैसे तो पुनर्बलन भी हो सकता है और पुनर्बलित अभ्यास भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन को सही मान लिया गया है कि अभिप्रेरण के साथ साथ मोटिवेशन भी होना चाहिए, और मोटिवेशन के साथ साथ लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें और आपके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको याद रखना चाहिए, और कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और ये हायर के एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना इसकी बनी है। जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है, प्रत्यय अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन प्रथम अवस्था है? ठीक, कौन सी प्रथम अवस्था है? तो सामान्यीकरण, विभेदन, प्रत्यक्षण या संवेदन। तो पहले हम पूरा लिख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहली अवस्था क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण। सबसे पहले क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण। दूसरा कहलाता है विश्लेषण। दूसरा क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण। उसके बाद विश्लेषण। फिर विश्लेषण करने के बाद हम क्या करेंगे? तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और तुलना करने के बाद हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो हमारा पृथक्करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा। और पृथक्करण करने के बाद हमारी जो अगली प्रक्रिया होगी उससे संबंधित विभिन्न चीजों को हम जान जाएंगे। अच्छा, ये वही है जो हमने परसों खाया था, ठीक है। पहले देखा, मान लो कोई आइसक्रीम आपको बड़ी नई पैकिंग में मिली है, ठीक, तो ये मान लीजिए गांव का कोई आदमी गया है और वो बढ़िया जो मलाई अच्छी से दूध की मलाई निकाल कर खा लेता है, ठीक है, थोड़ी तफरी कर लेता है, मलाई खा लेता है, रोज खाता है निकाल करके, ठीक, चीनी मिला के आराम से खाता है। अब शहर पहुंचा, शहर में वो चिल्लाता है, मलाई कुल्फी करके चिल्लाता है, वो पहुंचा उसके बाद, तो उसने सोचा ये कौन सी नई बला है, वाइट सी, लाओ खा कर देखते हैं, ठीक। तो प्रत्यक्षण, सबसे पहले उसने आँख कान इन सबसे हमारा क्या देखा सुना, उसके बाद उसने देखा कि अच्छा है तो सफेद सफेद, ठीक। उसके बाद जब उसने खाने का प्रयास किया होगा, जब खाया होगा, तो खाने के बाद तुलना किया कि अच्छा ये तो कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे हम लोग गांव में मलाई खाते थे, ठीक है। तो अलग अलग, अब इसका ये जो मलाई कुल्फी और ये वाली जो गांव में खाते थे,
उन दोनों के बीच में हमने परिवर्तन देख लिया कि ये तो एकदम फेना फेना है और ये वाली जो है उसमें माल रहता था, और समझ गए कि ये वही बात है जो वहाँ मिलती थी, वो यही यहाँ भी वही है। ठीक है, तो ये एक ही जैसी है, बहुत इसमें कोई अंतर नहीं है। सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बात, जैसे आज के समय में मोबाइल देखकर खाना खाना एक सामान्य सी बात, मतलब बच्चों, छोटे बच्चों का मोबाइल देखकर भोजन करना एक सामान्य सी बात होगी, ये सबके घर की हालत है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग होती है। किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया? विश्वविद्यालय आयोग मतलब सैडलर कमीशन, ये आपका राधा कृष्णन कमीशन, ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन, और ये आपका सार्वजनिक कमेटी। तो ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया गया है राधा कृष्णन कमीशन के द्वारा। किस कमीशन में दिया गया है? राधा कृष्णन कमीशन में दिया गया है। और जो वरिष्ठ विश्वविद्यालय का एक कॉन्सेप्ट है, वरिष्ठ विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट है, वो हमारा कोठारी चाचा ने दिया है। ठीक है, वरिष्ठ कोठारी जी ने दिया है और ग्रामीण विश्वविद्यालय की संकल्पना राधा कृष्णन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवाद का मतलब क्या होता है? प्रयोगवाद मतलब वही प्रयोजनवाद। ठीक है, तो प्रयोगवाद विद्यालय को या प्रयोजनवादी दार्शनिक विद्यालय को किस रूप में देखेगा? प्रयोजनवादी दार्शनिक विद्यालय को किस रूप में देखेगा? सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में, ज्ञान के रूप केंद्र के रूप में, क्रिया के केंद्र के रूप में, या व्यक्तिगत विकास के रूप में? तो प्रयोजनवादी जॉन डीवी चाचा है और कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, तो इसीलिए विद्यालय को प्रयोजनवादी सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिया वास्तविक है और विचार साधन है। तो क्रिया की यहाँ पर क्रिया को, वर्ग को प्रायोरिटी दी गई है, और जो विचार है, ठीक है, उसको उसका एक साधन माना गया है। तो उस श्रृंखला में किसका ये है? प्रकृतिवाद का विचार है या सिद्धांत है, प्रयोजनवाद का है, या आदर्शवाद का है, या फिर ये यथार्थवाद का? तो हम सभी जानते हैं कि क्रिया पर आधारित जो काम है वो प्रयोजनवादी है। ठीक है, और ये प्रयोजनवाद का सिद्धांत है कि जो भी कार्य होगा प्रयोग के आधार पर पहले सत्य सिद्ध करेंगे, फिर उस विचार को या उस सिद्धांत को हम मान्यता प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान निकालने के निम्नलिखित सूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं? तो यहाँ तो निम्नलिखित कुछ है ये नहीं है। हुआ क्या कि उसमें फॉर्मूले थे, और फॉर्मूले जो है लगाने के लिए बड़ी कहानी करनी पड़ रही थी, तो इसलिए मैं आपको चारों विकल्प लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से विकल्प पूछे गए थे। वैसे भी हम जानते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का मध्यमान दो तरीके से निकाला जाता है, एक उसकी लॉन्ग मेथड होता है और एक उसका शॉर्ट मेथड होता है। तो पहला तो यहाँ पर था सिग्मा एक्स अपान एन, ठीक, सिग्मा एक्स अपान एन। दूसरा था सिग्मा एफ एक्स अपान एन, दूसरा ऑप्शन क्या था? सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तीसरा ऑप्शन था सिग्मा, यहाँ पर दोनों वही लिखा है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन और सिग्मा एक्स अपान, ये क्या बवाल है इसमें? तो एक ही जैसे सब सवाल क्वेश्चन मतलब दिए हुए हैं। फिलहाल प्रिंटिंग एरर है, जो बुक को मैंने दे करके फॉर्मूले लिखे हैं। हम सभी जानते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का, ग्रुप डेटा का जो हम मध्यमान ज्ञात करते हैं, उसका एक लॉन्ग मेथड का जो फॉर्मूला है, किसका? लॉन्ग मेथड का। दीर्घ विधि का जो फॉर्मूला है वो छोटा है ना? दीर्घ विधि का फॉर्मूला कैसा है? वो छोटा है। लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपान एन, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। और शॉर्ट का जो फॉर्मूला है वो है एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन इंटू आई। ठीक, ये हमारा शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला लंबा है और लॉन्ग मेथड का फॉर्मूला छोटा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का तात्पर्य क्या है? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड क्यों चलाया गया? तो विद्यालय में श्यामपट्ट की सुविधा, मतलब ब्लैकबोर्ड देने के लिए, विद्यालय में भवन की सुविधा देने के लिए, विद्यालय में शिक्षकों की सुविधा देने के लिए, या विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए? तो हम सभी जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो चलाया गया था वो प्राथमिक विद्यालयों को, वो किस लिए चलाया गया था? वो आपके प्राथमिक विद्यालयों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचालित किया गया था, इसीलिए इसको हम ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? सिद्धरस्त नामक पोथी, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ये वीडियो में मिलेगा।
सिद्धरस नामक पोथी पढ़ाई जाती थी किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च शिक्षा पर या माध्यमिक स्तर पर? तो जो सिद्धरस नामक पोथी थी वो प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती थी। सिद्धरस नामक पोथी में 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, कितने अक्षरों का? 50 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था सिद्धरस नामक पोथी में 49 अक्षर का। अब एक कमेंट करके आप बताइए अगर आपने पढ़ा है तो सिद्धरस नामक जो पोथी थी उसका प्रचलन किस काल में ज्यादा हुआ? वैदिक में हुआ, बौद्ध में हुआ या मुस्लिम में हुआ? ठीक, ये 3 आपके पास विकल्प है, इसको आप कमेंट पर बताइए। भारत में सामाजिक परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो सोशल रिफॉर्म है, सोशल चेंज है, उस सोशल चेंज में अपनी सबसे ज्यादा जो भूमिका है वो कौन निभाने वाला है? स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा या फिर शारीरिक शिक्षा? तो इस स्थिति में सामाजिक परिवर्तन जो आज हम देख रहे हैं उस सामाजिक परिवर्तन में भी और आगे आने वाले भी सामाजिक परिवर्तनों में स्त्री शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण बनेगी सामाजिक परिवर्तन का। साथ के साथ स्त्री शिक्षा के जो बढ़ती संख्या है उस संख्या के साथ साथ एक मूल्यों की शिक्षा भी देना बहुत आवश्यक लग रहा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन है? कौन था? ठीक, कौन था? रसोड़े में कौन था? ठीक है, तो हमने जानते कौन था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? फिलिप हर्टाग थे, जॉन क्रिस्टी थे या माइकल सैडलर थे या डॉक्टर ग्रेगरी थे? तो हम सभी जानते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे 1917 में इस आयोग का गठन किया गया था और 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल सैडलर, इसीलिए इसको सैडलर कमीशन भी कहा जाता है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगले जो कंटेंट के लेक्चर में मैं आपको हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा और सब कुछ सही रहा तो हाइपोथेसिस का लेक्चर जो है वो आपको मैं फ्राइडे तक जरूर, मतलब वो कंप्लीट है, फ्राइडे तक अपलोड करूंगा और बेहतरीन तरीके से हाइपोथेसिस आप पढ़ेंगे उसमें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी उससे पूछे गए हैं उन सभी बातों को भी सम्मिलित करके वो लेक्चर आपका प्रिपेयर किया गया है। चलिए, तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं नेट वगैरह की उनके लिए तो एकदम बेहतरीन आपके लिए विकल्प ये मिलेगा, शिक्षा साथ से कहीं से भी आप संबंधित हैं। चलिए, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा कथन अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में सही नहीं है? अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, तो अनौपचारिक वाली शिक्षा कौन सी है? वो जिसका ना समय तय है, ना स्थान तय है, ठीक, और ना कोई पाठ्यक्रम तय है, ना कोई परीक्षा तय है। तो परीक्षा आवश्यक नहीं है, ये बात तो सही है। परीक्षा आवश्यक है, अच्छा, प्रवेश आवश्यक नहीं है, समय स्थान निश्चित नहीं है, ठीक है। परीक्षा कब होती है बताओ? कोई परीक्षा इसकी होती नहीं है। घर वाले जब कोई अच्छी बात बता दिए और उस बात को जब नहीं माने तो पीछे से जो कंटाप पड़ा वही परीक्षा है ना, वही रिजल्ट है। उसके बाद फिर आगे हम लोगों को याद रहता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? अनुकरण द्वारा सीखने की, मतलब समझ रहे हो ना बात को, इमिटेशन। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था? तो हम सभी जानते हैं कि अनुकरण द्वारा सीखने की जो नेचर है वो बच्चों में शैशवावस्था में पाया जाता है और इस विकल्पों के आधार पर शैशवावस्था की जो समय होगा वो 0 से 6 होगा, बाल्या का 6 से 12 होगा और किशोर का 12 से 18 होगा। तो ऊपर 4 विकल्प दिए हुए भी हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रौढ़ावस्था दिया हुआ है ना, तो ये वही वाला है, ठीक है। आपका इन विकल्पों के आधार पर शैशवावस्था बिल्कुल सही होगा, ठीक, नहीं तो पूर्व बाल्यावस्था भी हो सकता है। कौन सा निम्न में से कौन सा शिक्षा का निष्क्रिय साधन है? ठीक, निष्क्रिय साधन नहीं है, सॉरी, निष्क्रिय साधन नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, निष्क्रिय साधन नहीं है। तो कौन कौन सा निष्क्रिय साधन है? समाचार पत्र, सिनेमा, समाज कल्याण केंद्र या रेडियो? तो समाज कल्याण केंद्र नहीं है, क्योंकि शिक्षा के, मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया है कि एक सक्रिय साधन है, ठीक है। मैंने सुना कहीं मेरे पीडीएफ नोट्स का मिसयूज भी हो रहा है, ठीक है, तो दुरुस्त हो जाओ बेटा, हम बाय डिफॉल्ट टीचर हैं, ठीक है, वो उनकी हम व्यवस्था कर देंगे कि जो लोग हमारे पीडीएफ को अगर कहीं भी अन्य तरीके से सेल परचेज करने का प्रयास कर रहे होंगे तो उनके लिए स्थिति
हो जाएगी, ये बात समझ लें। ठीक, शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय साधन। ठीक, तो सक्रिय और निष्क्रिय साधन में क्या आता है? सक्रिय साधन में क्या है? जो पढ़ने और पढ़ाने, दो लोग है ना, ये आप बैठे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना, या ये मैं हूँ, ठीक, और ये आप लोग बैठे पढ़ रहे हैं, ठीक, मैं इनमें से बैठा हो सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो पूछा जा रहा है वो बच्चे इसका जवाब देते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो भी वो क्लासरूम जो हमारी टीचिंग है वो एक सक्रिय साधन होगी, जिसमें पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों सक्रिय होते हैं, अंतःक्रिया इनकी चलती रहती है, तो वो हमारा सक्रिय साधन कहलाता है। लेकिन शिक्षा का जो निष्क्रिय साधन है, ठीक, उस निष्क्रिय साधन में क्या होता है कि एक वन वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, ठीक है। तो इनमें दोनों में फिलहाल वार्ता नहीं हो पा रही। तो समाचार पत्र में क्या है? अंदर का चित्र बोलेगा तो है नहीं, सिनेमा में वो अपने बतिया रहे हैं, हमारी बात तो सुनते नहीं, रेडियो में वो अपना गाना सुना रहे हैं, कभी कभी हम लोग फरमाइशी कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन समाज कल्याण केंद्र जो है वहां पर कम्युनिटी सेंटर्स जो है वहां हम लोग जाते हैं और खूब हल्ला मचाते हैं। जनसंख्या शिक्षा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि पॉपुलेशन एजुकेशन आखिर क्यों दी जाती है। तो पॉपुलेशन एजुकेशन इसलिए दी गई कि जो हमारे देश में एक जनसंख्या का एक विस्फोट हो रहा है, उस जनसंख्या विस्फोट को के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और उनकी सामाजिक जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को का एहसास दिलाने के लिए। तो ये काम शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन है क्या, परिवार नियोजन की शिक्षा है क्या, या पारिवारिक जीवन या पारिवारिक कल्याण की शिक्षा है क्या, तो ये सामाजिक चेतना की शिक्षा है क्या? तो फिलहाल इसको सामाजिक चेतना की श्रेणी में रखा गया है कि जो जनसंख्या विस्फोट है उस जनसंख्या विस्फोट के दौरान जो लोग हैं उनको उनकी जो जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी, उसका एहसास कराया जाए और उस हेतु जनसंख्या शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य में, भारतवर्ष के, बिल्ली को इतना भौकाल करना है तो भारतवर्ष के किस राज्य में पहला, ठीक है, खुला विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ? तो किस स्टेट में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई? तो सब जानते हो यूनिवर्सिटी किस स्टेट में सबसे पहले आई थी? तो आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, या फिर किसमें? उत्तर प्रदेश। तो हम जानते हैं कि ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले 1982 में ओपन यूनिवर्सिटी खोली गई थी। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट किस विकल्प से होगा उसको हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 3 तरीके से मेजर होती है। हम जानते हैं कौन कौन सा? एक होता है मीन, एक होता है मीडियन और दूसरा होता है मोड, यानी मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। तो इसमें कौन है? सहसंबंध, बहुलक, मानक विचलन, प्रसार। तो हम जानते हैं कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी किससे मिलेगी? बहुलक से ज्ञात हो सकती है। बढ़िया प्रश्न आया है। गति निर्धारक स्कूल होता है, पेस सेटिंग स्कूल इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेस स्कूल। क्या बोला गया इसको? पेस सेटिंग स्कूल इसे कहा जाता है, ठीक है, पेस सेटिंग स्कूल। तो पब्लिक स्कूल को, नॉर्मल स्कूल को, नवोदय विद्यालय को, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो नवोदय विद्यालयों को पेस सेटिंग स्कूल कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि प्रत्येक जनपद में एक ऐसा विद्यालय खोला जाएगा माध्यमिक स्तर का जो प्रत्येक जनपद के अन्य जो कॉलेज होंगे उनके लिए आदर्श का कार्य करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको पेस सेटिंग स्कूल के नाम से जाना गया। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यकाल की शिक्षा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? शारीरिक अभ्यास, मानसिक अभ्यास, सामाजिक क्रियाएं या खेल क्रियाएं? तो बाल्यकाल की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? इस चीज को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर विकल्प तो सामाजिक क्रियाएं माना गया है, ठीक है। बाल्यकाल की शिक्षा में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सामाजिक क्रियाएं होनी चाहिए, जिससे बच्चे जो है एक किशोरावस्था की ओर आगे जब बढ़ेंगे तो उनमें नैतिक भावना का विकास धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। और खेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर होना इसको सामाजिक क्रियाएं ही फिलहाल सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग
इस रूप में इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं। ठीक है, सामाजिक क्रियाओं के रूप में। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन इसके कंप्लीट किए हैं। फिलहाल 2000 मतलब जो 2000 पीजीटी का एग्जाम था उसमें शायद 100 क्वेश्चन थे और 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, फिर 30 करके हम लोग इसको निपटा लेंगे, क्योंकि लंबा लेक्चर होता है तो आप भी नहीं पढ़ते हो और फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन होता है कि मैं इतना मेहनत करके आपके लिए चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ और आप फिर थोड़ा थोड़ा देख करके किनारे हो लेते हो। ठीक, तो छोटा छोटा लेक्चर रहेगा और उसके बाद ये 35 मिनट का लेक्चर बन चुका है। तो साथ में ये एक साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चैनल के साथ जुड़िए, पूरी तरीके से आपका सहयोग होगा और साथ में आने से मुझे भी आप एक जिम्मेदारी के रूप में मैं आपके सहयोग को लूंगा और आपको यथा सामर्थ्य सहायता करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।